हेलो एवरीवन, आपका फिर से हम स्वागत करते हैं फिजिक्स के क्लास में। और आप ये यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं जिसका नाम है चैलेंजर्स यूनिक क्लासेज। तो हम लोग पिछले वाले क्लास में अभी तक जितना भी वीडियो देखे उसमें हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, जिसमें यंग जैसे वैज्ञानिक ने अपना एक्सपेरिमेंट भी किया, प्रयोग भी किया। फिर आपने लास्ट टॉपिक एक फार्मूला जनरेट किया बीटा इक्वल टू डी लेमडा बाई टी, और हमने उसी दिन बताया था कि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो अब आपको उस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और इसमें सिर्फ एक फार्मूला फाइंड किया गया है बीटा इक्वल टू डी लेमडा बाई डी, जो जिसको बोला गया था क्या, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो ये फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला है। फ्रिंज की चौड़ाई यानी विड्थ ऑफ फ्रिंज, ये आपने पढ़ा था। और वो फॉर्मूला क्या था, बीटा इक्वल टू डी लेमडा बाई डी। तो इसके बेस पर आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया, न्यूमेरिकल्स फिर ऑब्जेक्टिव, फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम जितने भी आप लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हो, सारा लाइट का चैप्टर खत्म होने के बाद, क्योंकि इसके बाद एक और चैप्टर है वो जल्दी ही 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, वो चैप्टर जैसे ही आपका खत्म होगा तो फिर ये पूरे चैप्टर जितना भी अभी तक आपने चैप्टर पढ़ा सारा का ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा एक जगह पर हम आपको PDF फाइल देंगे अपने ग्रुप में, और उसके बाद फिर आप वो ख़त्म कर लोगे। और लाइट जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में एंट्री करेंगे, यानी इस वीक में आपका लाइट का चैप्टर खत्म होने वाला है। तो फॉर्मूला बीटा इक्वल टू डी लेमडा बाई डी, जहाँ हम लोग जान लेते हैं कि बीटा क्या है, डी क्या है, ये क्या है, तो आपने पहले पढ़ा था लेकिन एक बार रिमाइंड करवा देना जरूरी है। बीटा जो है वो क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई यानी विड्थ ऑफ फ्रिंज। फ्रिंज समझे थे, जब लाइट आपस में मिलता था तो डार्क ब्राइट ऐसे फ्रिंज बनता था, तो उसका चौड़ाई, उसका विड्थ जो होता था उसको हम बीटा से इंडिकेट करते थे। अच्छा, कैपिटल डी क्या था, तो आपने लिया था दो सोर्स S1 S2, नीचे भी S1 ऊपर S2 हो सकता है, कोई भी दो सोर्स ले लिए, और यहाँ से लाइट निकला था और फिर स्क्रीन पे जाके मिला था। तो इस सोर्स से स्क्रीन का कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहा होगा, कुछ ना कुछ दूरी रहा होगा, वो डिस्टेंस कैपिटल डी। ये समझ गए, बीटा फ्रिंज की चौड़ाई यानी विड्थ ऑफ फ्रिंज। कैपिटल डी क्या है, बड़ा वाला डी, कैपिटल डी सोर्स से स्क्रीन यानी स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी। स्मॉल डी क्या है, दोनों सोर्स के बीच की दूरी, क्योंकि दोनों सोर्स भी थोड़ा डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो उसके बीच की डिस्टेंस, उसकी दूरी। और लेमडा क्या है, तो जो रे ऑफ लाइट निकल के चला उसका वेवलेंथ, यानी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो निकल के चल रहा है उसका तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ है। ठीक है, ये सब आपको पता है। जब आपको ये पता है तो आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व करोगे। न्यूमेरिकल्स, दो न्यूमेरिकल्स आपके सामने लिखा हुआ है, फिर हम लोग आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे। क्वेश्चंस ये है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम बच्चा के लिए नीचे क्वेश्चंस होकर आप वहाँ से लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम के लिए लिखा हुआ है, स्पेस कम है इसलिए हिंदी में ही लिखा हुआ है। यदि यंग के प्रयोग में, मैंने शुरू में ही बताया कि यंग ही सबसे पहले इंटरफेरेंस का थ्योरी दिए थे, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो यदि यंग के प्रयोग में दो रेखा छिद्र यानी नैरो स्लिट दो। अब नैरो स्लिट क्या है, तो जैसे आपने देखा था ये मान लो यहाँ से हमने ये लाइट जलाया, ठीक है, और इसमें हम दो होल कर दिए, तो अब लाइट दो भाग में बढ़ जाएगा, तो दो सोर्स हो जाएगा S1 और S2, तो यही नैरो स्लिट है, यही रेखा छिद्र है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दो सोर्स नैरो स्लिट हैं यानी कि रेखा छिद्र है, तो वो दोनों स्रोत ही हो गए ना, क्लियर समझ गए। अच्छा, के बीच की दूरी यानी दोनों रेखा छिद्र यानी नैरो स्लिट S1 और S2 के बीच की दूरी, जिसको कैप स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, अभी हम आपको बताएं। बीच की दूरी, सॉल्यूशन यहाँ से लेते हैं, बीच की दूरी यानी स्मॉल डी ना, कितना दिया हुआ है, 0.03 सेंटीमीटर, 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रेखा छिद्र की सतह से यानी नैरो स्लिट का जो सतह है, यानी ये मान लो नैरो स्लिट का सतह है S1 और S2, ठीक है, और इधर कहीं पर्दा लगा देता है, यहाँ S1 S2 हो गया नैरो स्लिट का सतह। अच्छा, नैरो स्लिट रेखा छिद्र की सतह से पर्दे की दूरी यानी स्क्रीन, नैरो स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी क्या होती है, कैपिटल डी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चा को समझ में आ रहा होगा, है ना। इंग्लिश तो थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिसका दूरी है 1.5 मीटर। समझ गए, क्वेश्चंस क्या है, दो नैरो स्लिट, दो रेखा छिद्र के बीच की दूरी यानी S1 S2 के बीच की दूरी ये है 0.03 सेंटीमीटर, तो स्मॉल डी। और सोर्स से लेके स्क्रीन, देखो रेखा छिद्र यानी सोर्स हो गया, या नैरो स्लिट भी बोल सकते हैं, कि सतह से पर्दे की दूरी 1.5 मीटर, पर्दा यानी स्क्रीन। केंद्र से चौथे प्रदीप फ्रिंज, केंद्र से चौथे, केंद्र समझ रहे हो, सेंटर, कहीं एक सेंटर मान लिए, और उस सेंटर से चौथा, तो आपने देखा क्या था कि एक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा होता है, दो फ्रिंज की चौड़ाई
2 बीटा हो जाएगा। 3 फ्रिंज की चौड़ाई, क्योंकि सारे फ्रिंज का चौड़ाई इक्वल इक्वल होगा, बीटा 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 बीटा, तो अगर 4 फ्रिंजेज का बात हो रहा है तो 4 बीटा, अगर 5 फ्रिंज का बात होता तो 5 बीटा, यानी केंद्र से 1 फ्रिंज की डिस्टेंस बीटा, केंद्र से 2 फ्रिंज की डिस्टेंस 2 बीटा, केंद्र से 3 फ्रिंज की डिस्टेंस 3 बीटा, और केंद्र से 4 फ्रिंज का डिस्टेंस या उसका दूरी 4 बीटा। तो यही कह रहा है कि केंद्र से चौथे प्रदीप्त फ्रिंज, फ्रिंज तो समझ रहे हो, इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रदीप्त फ्रिंज ही नाम है, तो फ्रिंज की दूरी 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 4 बीटा ना, 4 बीटा का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि चौथा है। ठीक है, अच्छा, तो व्यवहार किए गए प्रकाश का तरंगदैर्ध्य निकालिए, यानी जो लाइट यहाँ पे यूज किया गया है उस लाइट का आप वेवलेंथ निकालें, यानी जो प्रकाश यहाँ पे यूज हुआ है उसका तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए, यानी लैम्डा फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चंस हमने पढ़ के, न्यूमेरिकल्स बनाने का फंडा यही है, आप क्वेश्चंस पढ़ के ये डिसाइड करो कि गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, यानी क्या दिया हुआ है, निकालना क्या है, सब ऐसे अरेंज कर लो। दूसरा तरीका, दूसरा क्या करना है, आपको इस पूरे क्वेश्चंस को एक टर्म ये देख लेना है कि सारे जितने भी आपको टॉपिक्स इसमें दिख रहे हैं ये सारे किसी एक यूनिट में है कि नहीं, और ज़्यादातर आप कोशिश करो कि सारे को एसआई यूनिट में बदलो, क्योंकि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, आपको पता है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम चलता है, तो सबको एसआई में बदल के रखो। एसआई में है तो ठीक है, नहीं है तो बदल दो, सारे क्वेश्चंस को एसआई में रखो। देखो 0.03 सेंटीमीटर। अब बताओ कि अगर ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में, तो एसआई तो नहीं है, एसआई तो मीटर होता है, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, है ना, डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर में दिया है, और एसआई में लाने के लिए डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे, 0.03 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर में बदल जाएगा। 100 से डिवाइड ना करके डायरेक्ट ये कर देते हैं, नहीं समझे, 100 अगर नीचे लिखते हैं तो 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और इसको ऊपर ले चल जाएंगे तो 10 के पावर -2 हो जाएगा, तो ऐसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये तो मीटर में है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ देखो, ठीक है, लैम्डा तो मुझे निकालना है, 4 बीटा बराबर 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी चेंज करना होगा, 4 बीटा बराबर इतना, तो बीटा बराबर कितना, 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है वापस सीधे सीधे इतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड करो, या 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब आपके पास एक ही तो फॉर्मूला है, बीटा = d λ/d। अब मैं ये सॉल्व करके आपको नहीं दूंगा, आपको लैम्डा निकालना है, बस आप एक थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं d λ/d बराबर बीटा, क्योंकि लैम्डा निकालना है तो इस तरफ कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा और देख लो। अच्छा, लैम्डा = बीटा, ये d ऊपर चला जाएगा और कैपिटल D नीचे चला जाएगा। ठीक है, बीटा गिवन है, आपको पता है, आपको d भी पता है, कैपिटल D भी पता है, सब वैल्यू रखो, सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो आएगा। ठीक है, हालांकि इसका आंसर जो है वो 5000 एंगस्ट्रम आना चाहिए, 5000 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना हमेशा, जब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो तुमने सारे क्वेश्चंस को क्या में बदले हो, मीटर में, है ना, तो आंसर भी तुम्हारा मीटर के फॉर्म में आएगा। हमने आंसर बना दिया एंगस्ट्रॉम में, तो आप मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करना जानो। ठीक है, हम आपको सिर्फ फॉर्मूला बताएंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, तो अगर एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम में क्या हो जाएगा, 2 × 10 के पावर -10, 3 एंगस्ट्रॉम बराबर 3 × 10 के पावर -10, यानी कहने का मतलब ये है कि एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में बदलना है, किसको, एंगस्ट्रॉम को मीटर में, तो आपको 10 के पावर -10 से गुना कर देना है। जैसे 5 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर, तो 5 × 10 के पावर -10। 20 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर, तो 20 × 10 के पावर -10 मीटर। 50 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर, तो 50 × 10 के पावर -10 मीटर। यानी एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -10 से गुना करना है। अच्छा, लेकिन अगर मीटर से एंगस्ट्रॉम में बदलना हो
अभी तो आप एंगस्ट्रॉम से मीटर में बदल रहे थे तो 10 के पावर माइनस 10 से गुना कर रहे थे। अगर मीटर से एंगस्ट्रॉम में बदलना हो तो 10 के पावर माइनस 10 से डिवाइड कर लेना। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, ध्यान रखना। इस मीटर का आंसर मैंने बोला है कितना आना चाहिए, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इस मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदल लेना। कैसे बदलोगे, तो 10 के पावर माइनस 10 से डिवाइड करके, जितना आंसर आएगा उसमें 10 के पावर माइनस 10 से डिवाइड कर देना, आंसर एंगस्ट्रॉम में चेंज हो जाएगा और आंसर 5000 आना चाहिए। ठीक है, बनाना आपको खुद से। चलो यहाँ देखो, आगे देखते हैं। फिर दो रेखा छिद्र के बीच की दूरी, दो रेखा छिद्र है ना, यानी फिर दो नैरो स्लिट, दो सोर्स S1 और S2 के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल डी ना, स्मॉल डी 1 mm है, 1 मिलीमीटर है ना। आगे, और इनसे पर्दे की दूरी, यानी जो रेखा छिद्र नैरो स्लिट है, सोर्स है, उससे पर्दा यानी स्क्रीन की दूरी 1 मीटर है। ठीक है, तो कैपिटल D इक्वल टू 1 मीटर। ठीक, आगे, जब 500 nm तरंगदैर्ध्य वाले 500 nm यानी 500 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ, तो जब 500 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले तरंगदैर्ध्य वाले हरे प्रकाश का उपयोग किया जाता है, यानी वेवलेंथ यानी लेमडा कितना है, 500 नैनोमीटर। समझ रहे हो, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट, और किस रंग का, तो हरे रंग का। हरा रंग क्यों, क्योंकि जब यंग का एक्सपेरिमेंट हुआ था तो आपको बताया गया था कि यहाँ एक वर्णी प्रकाश लेना होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्यों मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसलिए क्योंकि उसमें से जितने भी प्रकाश की किरण निकले, जितने भी रे ऑफ लाइट निकले, सारे के वेवलेंथ समान होना चाहिए, वेवलेंथ अलग अलग नहीं होना चाहिए, तभी प्रकाश के व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के फिनोमिनन को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकेगा। तो हरा रंग जो होता है, ग्रीन कलर जो होता है, वो प्राइमरी कलर होता है, वो किसी कलर का कॉम्बिनेशन नहीं, अपने आप में अकेला कलर है। ऐसे भी आप देखे हो कि जो तीन जो कलर है वो प्राइमरी है, रेड ग्रीन ब्लू है ना, यानी लाल हरा नीला, तो ये किसी कलर का कॉम्बिनेशन नहीं, अपने आप में अकेला है, और इसी तीनों कलर को कंबाइन कर करके नए नए कलर को बनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा कलर बनाया जाता है। ठीक है, 16 मिलियन या उससे भी ज़्यादा कलर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो समझ गए, 500 नैनोमीटर। आगे, तब फ्रिंज की चौड़ाई निकालिए, यानी यहाँ निकालना है आपको बीटा, फ्रिंज की चौड़ाई विद ऑफ फ्रिंज निकालना है। फॉर्मूला सेम, यही तो फॉर्मूला लगेगा, लेकिन सबको एक रूप में अरेंज कर, तो सबको हमको SI में बदलना है। चलिए देखिए, तो 1 मिलीमीटर को SI में बदलने के लिए हम 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब बात याद रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर इतना। उसी तरह यहाँ भी लिख देते हैं, 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर। ये सब 11th में पढ़ाया गया था, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, मिली, माइक्रो, सब, डेसी, सेंटी। तो 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर। तो मिलीमीटर को जब भी अगर मीटर में बदलना है तो 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये तो मीटर में है, ये नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर को भी मीटर में बदलते हैं, तो 10 के पावर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। ये सब आप साइड में लिख लेना, ये जो मैंने राउंड किया है आप अलग जगह पे। ठीक है, कॉपी के ऊपर साइड में, यहाँ तो आपको सॉल्व करना है। अब आप बीटा निकाल लोगे, बीटा फॉर्मूला तो एक ही है आपके पास, बीटा इक्वल टू D लेमडा बाई डी। डी सब दिया हुआ है, कैपिटल D, स्मॉल d, लेमडा सब दिया हुआ है, रख के सॉल्व कर लो, सिर्फ कट छट करना है, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आना चाहिए, 0.5 mm आना चाहिए, 0.5 mm, ये आपका आंसर आना चाहिए। अच्छा, आंसर में आप ध्यान देना, जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आंसर मीटर में आएगा, जैसे यहाँ आया था। फिर आप मीटर को बदलोगे एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि आंसर एंगस्ट्रॉम में दिया है, यहाँ पे आंसर मिलीमीटर में दिया है, और आएगा आंसर आपका मीटर में। तो जैसे आपने मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -3 से आपने क्या किया था, गुना। देखो, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -3 से गुना, मीटर को वापस मिलीमीटर में यहाँ बदलोगे, जब आंसर मीटर में आएगा तो उसको मिलीमीटर में बदलोगे, तो 10 के पावर -3 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाना चाहिए 0.5 mm। ठीक है, चलो तो जल्दी सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को बनाओ, मुझे व्हाट्सअप करो जल्दी से, फिर आगे का वीडियो देखो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे का 3 और 4 क्वेश्चन देखते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है इसमें। देखिए,
0.6 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित दो समानांतर स्लिट है ना, दो समानांतर स्लिट यानी दो पैरेलल स्लिट है, वही नैरो स्लिट यानी रेखा क्षेत्र, सोर्स दो गो, ठीक है, और दोनों पैरेलल है और दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पे है 0.6 मीटर। तो दोनों सोर्स अगर एक दूसरे से 0.6 मिलीमीटर की दूरी पे है तो स्मॉल डी ना, दोनों सोर्स के बीच के डिस्टेंस 6000 एंगस्ट्रम 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश, एक वर्णीय यानी मोनोक्रोमेटिक, जिसमें से सारे एक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश एक वेवलेंथ वाले लाइट निकल सके, है ना, पता है ये बात। तो जो वेवलेंथ है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। आगे चलते हैं। द्वारा आलोकित होती है स्लिटों से 80 सेंटीमीटर दूर, स्लिट मतलब नैरो स्लिट, नैरो स्लिट से 80 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, कौन स्थित पर्दा यानी स्क्रीन, यानी सोर्स से स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर है, तो कैपिटल डी ना 80 सेंटीमीटर, ठीक है, स्थित है। तो बने किन्हीं दो क्रमवर्ती फ्रिंजों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी बहुत सारा फ्रिंज बना है तो क्रम से दो के बीच की दूरी, यानी एक से लेकर दो के बीच की दूरी आपको निकालना है, यानी बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यानी बीटा का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, केंद्र से नहीं है, केंद्र से दो फ्रिंज नहीं कह रहा है, केंद्र से दो फ्रिंज तो फिर 2 बीटा होता, ये फ्रिंज के बीच की दूरी कह रहा है तो वो बीटा। अगर केंद्र से नाम ले दो फ्रिंज, 3 फ्रिंज, 4 फ्रिंज तो उस मुताबिक 2 बीटा, 3 बीटा, 4 बीटा, 5 बीटा ऐसा रिजल्ट आएगा। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बीटा बराबर डी लेमडा बाई डी, कुछ मुझे बताने का जरूरत नहीं है, यहाँ सब चीज़ वैल्यू दिया हुआ है, बस एक चीज़ चेंज कर लेते हैं। ये सब तो अब आपको आ गया होगा कि मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है 10 के पावर -3, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना है तो 10 के पावर -10, तो मीटर में हो जाएगा ना, सॉरी, ठीक है। सेंटीमीटर को भी मीटर में तो 10 के पावर -2, जो आप पहले पढ़े थे 2 क्वेश्चन उस तीनों इसमें मर्ज हो गया है ना। बीटा निकाल लेना है, ये वैल्यू ऑफ कोर्स मीटर में आएगा क्योंकि सारा रिजल्ट आप मीटर में चेंज कर चुके हो। तो आंसर आपका लेकिन यहाँ दिया हुआ है 0.8 मिलीमीटर, यानी आंसर्स को आपको आएगा तो मीटर में ही, लेकिन उस मीटर को फिर मिलीमीटर में चेंज कर लेना। हम आपको बता चुके हैं कि आंसर मीटर में आएगा, उसको 10 के पावर -3 से डिवाइड कर देना, भाग दे देना, 10 के पावर -3 से मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा, ये आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यंग के प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी, यानी फिर यंग का एक्सपेरिमेंट है, और रेखा छिद्र यानी नैरो स्लिट के बीच की दूरी तो स्मॉल डी ना, ठीक है, कितना दिया हुआ है तो 0.2 सेंटीमीटर। लगले चेंज करते जाए क्या, 0.2 गुने 10 के पावर -2 मीटर में बदल दिया, ठीक है। और उन्हें 5896 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है, यानी उसमें से जो लाइट निकल रहे हैं उसका वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य जो है वो 5896 एंगस्ट्रॉम है। इसको भी आप मीटर में बदल लो तो 5896 गुने 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। अच्छा, यदि रेखा छिद्र से यानी नैरो स्लिट से पर्दे की यानी नैरो स्लिट से स्क्रीन पर्दा के बीच की दूरी 1 मीटर हो, यानी कैपिटल डी 1 मीटर, ये तो मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज ही नहीं करना है। तो पर्दे पर बनने वाले फ्रिंज व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करें, यानी व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई यानी विद ऑफ फ्रिंजेस निकालना है ना, तो बीटा का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। अब फॉर्मूला आपको पता है, बीटा बराबर डी लेमडा बाई टी, जो भी है आंसर आना चाहिए 0.2 मिलीमीटर, यह आंसर आना चाहिए 0.2 मिलीमीटर। फॉर्मूला लगा लो, बना लो। अच्छा, आंसर यहाँ भी मीटर में आएगा, 10⁻³ से डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे भेजो व्हाट्सएप पे, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। थोड़ा एक बात ध्यान रखना, ये 0.2 मिलीमीटर नहीं 0.3 मिलीमीटर आंसर आएगा, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन 5 मार्क्स है, 5 नंबर है। एक दूसरे से 3 गुने 10 के पावर -4 मीटर दूर स्थित दो बिंदु स्रोत ही है ना, पॉइंट सोर्स है लेकिन है तो स्रोत ही, वहां से प्रकाश निकलेगा। तो एक दूसरे से यानी एक दूसरे से दोनों जो सोर्स है वो एक दूसरे से इतना दूरी पर स्थित है, कितना, तो स्मॉल टी ना, कितना 3 गुने 10 के पावर -4 मीटर के डिस्टेंस पे स्थित है, ठीक है। और
जो एक ही कला तथा तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्पन्न करती है। यानी कहने मैंने क्या बोला था कि इंटरफेरेंस के थ्योरी को आप काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन तब कर पाओगे जब दोनों सोर्स से एक ही तरह का प्रकाश निकले। तो आप क्या करते थे कि आप एक ही सोर्स लेके उसको दो भाग में डिवाइड कर देते थे, तो दोनों जो अलग अलग सोर्सेस तैयार होता था आपके पास नैरो स्लिट, उससे सेम ही प्रकाश निकल पाते थे, क्योंकि एक ही सोर्स है तो वो दोनों सोर्स तैयार हुआ है ना, ये आपका था। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग सोर्सेज हैं, तो आप सोचो इंटरफेरेंस का थ्योरी कैसे आएगा। तो क्वेश्चंस लिख दिया है कि दोनों अलग अलग सोर्स हैं S1 और S2, लेकिन उनमें से दोनों से कला और तरंगदैर्घ्य यानी जो प्रकाश की किरण निकल रही है उसकी फेज सेम है, वेवलेंथ सेम है, यानी कला समान है, तरंगदैर्घ्य समान है, यानी वेवलेंथ समान है। और यही तो मुझे चाहिए था, फेज और वेवलेंथ यानी कला और तरंगदैर्घ्य समान हो जाना चाहिए, चाहे वो किसी तरह का भी सोर्स हो, तो वो है। ठीक है, अच्छा, स्रोतों के तल से यानी जो सोर्स है उसके सतह से, सरफेस से, ठीक है, 0.3 मीटर दूर एक पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज बनते हैं। यानी ये सोर्स है, यहां से कुछ दूरी पे, कितना दूरी पे, तो 0.3 मीटर, तो कैपिटल डी ना, 0.3 मीटर दूर एक फ्रिंज तैयार हो रहा है ना, ब्राइट डार्क ये सब फ्रिंज तैयार हो रहे हैं। यदि फ्रिंज की चौड़ाई यानी फ्रिंज की चौड़ाई यानी बीटा ना, विड्थ ऑफ फ्रिंज, ठीक है, 5.9 गुने 10 के पावर -4 मीटर है, तो तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए लैम्डा। ठीक है, सब मीटर में है, कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, बीटा इक्वल टू डी लेमडा बाई डी, लेमडा इक्वल टू सॉल्व करोगे तो बीटा डी बाई डी हो जाएगा, सबका वैल्यू दिया हुआ है, लेमडा निकाल लेना, जो भी आंसर है। ठीक है, ये आंसर आएगा मीटर में, ठीक, मीटर में आएगा आंसर। इस आंसर को आप एंगस्ट्रॉम में बदलोगे, एंगस्ट्रॉम में कितना आंसर आएगा वो हम आपको बताते हैं, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसका आंसर आना चाहिए 5900 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आना चाहिए। आंसर मीटर में आएगा, एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए आपको पता है 10 टू द पावर -10 यानी 10 के पावर -10 से डिवाइड कर देना, आंसर 5900 एंगस्ट्रॉम आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए। एक और क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव वगैरह बाद में करेंगे, सब एक साथ हम आपको भेजेंगे PDF, और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपके ऑप्टिक्स का लास्ट चैप्टर होगा, वेव ऑप्टिक्स का और पूरे ऑप्टिक्स का भी, क्योंकि यहाँ से ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, प्रकाश का कहानी खत्म, और फिर हम लोग चलेंगे अगले वाले थ्योरी में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जो आपने बीटा इक्वल टू डी लेमडा बाई डी पढ़ा उससे अलग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको हमको एक टॉपिक बताना होगा, और वो टॉपिक है क्या, तो प्रकाशिक पथ। ठीक है, प्रकाशिक पथ यानी ऑप्टिकल पाथ, इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। इसको डिफाइन किस रूप में करते हैं, सारा चीज समझाते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक इनटू पथ की लंबाई। ठीक है, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ, या लेंथ ऑफ पाथ भी बोल सकते हैं, पाथ लेंथ। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश के मुताबिक पाथ लेंथ इसका नाम पड़ सकता है। तो प्रकाशिक पथ को डिफाइन करते हैं, आपसे हो सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन, प्रकाशिक पथ किसको कहते हैं। तो प्रकाश जिस मीडियम में चल रही है, ध्यान देना, प्रकाश जिस मीडियम में, जिस माध्यम में संचरित हो रही है, उस माध्यम का अपवर्तनांक, और जितना उसके पथ की लंबाई यानी जितना वो ट्रैवल किया। ठीक है, क्या मैंने बोला कि प्रकाश जिस एक मीडियम में चल रही है, हवा, पानी, शीशा, किसी भी चीज़ में चल रही है, तो उसका अपवर्तनांक, जिस मीडियम में वो चल रही है उसका अपवर्तनांक, और जितना वो ट्रैवल किया है उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उसके लंबाई और अपवर्तनांक। यानी मान लो अपवर्तनांक म्यू है, ठीक है, और वो चला यहाँ तक d डिस्टेंस तक, तो म्यू में d से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका रिजल्ट आएगा वो प्रकाशिक पथ। तो डिफाइन कैसे करेंगे कि प्रकाशिक पथ, किसी भी प्रकाश के लिए प्रकाशिक पथ उस जिस माध्यम में वो ट्रैवल कर रही है, जिस माध्यम में वो संचरित कर रही है, उसका अपवर्तनांक, ठीक है, तथा पथ की लंबाई के गुणनफल को प्रकाशिक पथ कहते हैं। यानी ऑप्टिकल पाथ इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड पाथ लेंथ। ठीक है, सिंपल सा बात है। इसको प्रकाशिक पथ को x0 से इंडिकेट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से पहले से, और पाथ लेंथ को x मान लेते हैं। ये थ्योरी, ठीक है, डिस्प्ले पे आपका डेफिनेशन शो कर रहा है, ठीक है, ये लिख सकते हो।
चलो अब यहाँ देखते हैं एक वर्ण प्रकाश। एक वर्ण प्रकाश मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसमें से जितने भी रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण जितने भी निकले उसके तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ समान होनी चाहिए, ठीक है। तो एक वर्ण प्रकाश का प्रकाशिक पथ समान है, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका प्रकाशिक पथ यानी ऑप्टिकल पथ समान है, सेम है, ठीक है, यानी हर एक कंडीशन में सेम है, ठीक है। यदि यह 2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कांच से, ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि कांच इतना मोटा है, मान लो 2 सेंटीमीटर मोटा है, इतना 2 सेंटीमीटर नहीं होता और कम ही होता है, मान लो चलो इतना, तो ये कांच है तो इसका कुछ अपवर्तनांक होगा, और ये इस मीडियम में जब यहाँ से यहाँ चल के अब बाहर निकलेगा, ठीक है, तो फिर हवा में न चल जाएगा, तो इस मीडियम में वो कितना दूरी चलेगा, 2 सेंटीमीटर जितना उसका मोटाई है ना। और अपवर्तनांक इसका कुछ ना कुछ होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो दोनों को गुना करेंगे तो प्रकाशिक पथ निकल जाएगा, समझ गए। अच्छा, शीशा इतना मोटा होता तो लाइट यहाँ से इंटर करके यहाँ से यहाँ जाता, फिर बाहर निकल जाता, तो इसमें इतना ट्रैवल किया तो वो उसका लंबाई यानी पथ की लंबाई हो जाता, पाथ लेंथ, और इस मीडियम का कुछ ना कुछ अपना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता, अपवर्तनांक, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ऑप्टिकल पाथ यानी प्रकाशिक पथ निकल जाएगा। आप समझ गए, ठीक है। तो उसी तरह मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका ऑप्टिकल पाथ यानी प्रकाशिक पथ समान है, यदि यह 2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कांच से अथवा 2.25 सेंटीमीटर पानी से होकर गुजरता है, यानी या तो कांच से जब गुजरता है, ठीक है, तो कांच का जो मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर है, कांच का जो थिकनेस है वो 2 सेंटीमीटर है, और पानी का जो थिकनेस है वो 2.25 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, यदि पानी का अपवर्तनांक इतना हो 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक इतना हो, तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कांच का अपवर्तनांक होता है, समझे। देखो ग्लास है यानी कांच, ठीक है, जिसका थिकनेस मान लो ये थिकनेस है, ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और पानी उसका भी लेयर होगा वो है 2.25 सेंटीमीटर। अच्छा, इस ग्लास का पानी का अपवर्तनांक यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा यदि दोनों का ऑप्टिकल पाथ सेम है, यानी प्रकाश का इसमें भी ऑप्टिकल पाथ जितना आता है इसमें भी उतना ही आता है, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है, ध्यान देना। प्रकाशिक पथ तो दोनों सेम है, इधर कांच के लिए प्रकाशिक पथ इक्वल टू पानी के लिए प्रकाशिक पथ, ये तो हम यहाँ से तो हम आपका सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ तक तो आपको समझा रहे थे ये सब चीज़, ठीक है। यानी इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो ऑप्टिकल पाथ फॉर ग्लास, ऑप्टिकल पाथ फॉर वाटर, ठीक है, दोनों सेम है। क्वेश्चन ही कह रहा है वन प्रकाश का प्रकाशिक पथ समान है, और कब समान है, यदि वह 2 सेंटीमीटर वाले कांच वाले मोटाई वाले कांच में या 2.25 सेंटीमीटर पानी से होकर गुजरता है। यही थी और यही कहानी है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं कि जब ये दोनों समान है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो ये दोनों समान है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन है, म्यू मान लेते हैं, वो तो निकालना ही है तो म्यू मान लेते हैं इनटू, अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक और पथ की लंबाई, ठीक है, तो इसका तो म्यू निकालना है, अपवर्तनांक और पथ की लंबाई कितना है, किसका, कांच का। कांच कहाँ पे, हाँ, यदि 2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कांच, तो प्रकाश जितना चौड़ाई होगा उतने ना जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल पानी के लिए अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक गिवन होगा, देखो ये पानी वाला था ना, तो पानी का अपवर्तनांक है 1.33, और इनटू पाथ की लंबाई, तो कितना उसका मोटाई है 2.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सॉल्व कर लोगे, म्यू का वैल्यू निकालना है, बस सिंपल सा बात है, म्यू इक्वल टू 1.33 इंटू 2.25 अपॉन 2। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, जो भी होगा वो आंसर, इसमें कोई भी यूनिट नहीं लगाना, कारण ये तो सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में था ना ये वाला, तो सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कट ही जाएगा, बाकी कुछ नहीं बनेगा। ऐसे भी म्यू अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, उसका कोई यूनिट नहीं होता, आपने पढ़ा था पहले। तो एक डिजिट आएगा आंसर, क्या आएगा आई डोंट नो, वो आपको निकालना आता है, ठीक है।
थैंक यू। इसी तरह से ये सारा क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से मुझे सॉल्व करके व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। नीचे जो लाइक बटन है वो दबा दीजिए। अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाते हो तो जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। हंसते रहिए, खेलते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।